नमस्कार दोस्तों, बूस्ट एनर्जी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे प्राचीन युग की कथा में जहां व्यापार, समृद्धि और रोमांच की अनोखी दुनिया बसती थी। उस दौर में हसलपुर नामक एक संपन्न नगर में हरिराम नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी निवास करता था। उसकी व्यापारिक प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी और उसकी गिनती सबसे सफल व्यापारियों में होती थी। अपने कारोबार के विस्तार और उन्नति के लिए उसे अक्सर भिन्न भिन्न देशों और प्रदेशों की रोमांचक यात्राएं करनी पड़ती थीं। हर यात्रा उसके जीवन में नए अनुभव और अद्भुत कहानियां जोड़ देती थी। तो चलिए डूबते हैं इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा की गहराइयों में। हरिराम की पत्नी अपनी अनुपम सुंदरता के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। उसका सौंदर्य पूर्णिमा के चंद्रमा की चमक के समान था। पूरे नगर में उसकी समान रूप राशि वाली कोई अन्य महिला नहीं थी। हरिराम अपनी इस अद्वितीय पत्नी को पाकर अत्यंत प्रसन्न था और स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानता था। परंतु विवाह के कुछ ही दिनों बाद उसे अपने व्यवसाय के सिलसिले में अन्य देश की यात्रा पर जाना पड़ा। नई नवेली पत्नी को छोड़कर जाना उसके लिए कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन व्यापार की जिम्मेदारियां निभाना भी उतना ही आवश्यक था। उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही अपनी यात्रा समाप्त कर लौट आएगा। इस प्रकार वह अपने व्यापारिक कार्यों के लिए प्रस्थान कर गया। दूसरे नगर पहुंचने पर उसने वहां के व्यापारियों से भेंट की और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक सामान खरीदे। उसने अपने सारे कार्य शीघ्रता से निपटाए ताकि वह जल्द से जल्द अपनी प्रिय पत्नी के पास लौट सके। लगभग 2 सप्ताह तक वहां ठहरने के बाद उसने वापसी की यात्रा आरंभ की। 15 दिनों के भीतर वह अपनी पत्नी के पास वापस आ गया। उसके आने पर उसकी पत्नी सरस्वती ने उदासी भरे स्वर में कहा, आपके बिना यह 10 दिन मेरे लिए अत्यंत अकेलेपन से भरे रहे। इस घर में न तो कोई परिवार का सदस्य है और न ही कोई संतान जिससे मैं अपने मन की बातें साझा कर सकूं। हरिराम ने अपनी पत्नी की पीड़ा को समझा और विचार किया, मुझे इस अकेलेपन को दूर करने का कोई उपाय अवश्य खोजना होगा। इसके बाद व्यापारी अपने साथ लाए हुए सामान को बेचने के लिए बाजार चला गया और अपनी दुकान पर जाकर बैठा। उसने वहां अपना अधिकांश सामान बेच दिया और अच्छा मुनाफा कमाया। कई दिनों तक इस चिंता में डूबे रहने के बाद एक दिन व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी उसने बाजार में से गुजरते हुए एक व्यक्ति को देखा जिसके हाथ में एक बड़ा सा पिंजरा था। उस पिंजरे में एक अत्यंत आकर्षक और सुंदर सोनचिड़ैया बैठी हुई थी। व्यापारी ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया। वह व्यक्ति वास्तव में एक बहेलिया था जो पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचने का कार्य करता था। व्यापारी ने उससे पूछा, भाई, इस सोनचिड़ैया की कीमत क्या है? बहेलिया ने उत्तर दिया, सेठ जी, यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। यह अत्यंत बुद्धिमान और समझदार सोनचिड़ैया है। यह न केवल मनुष्यों की तरह बोल सकती है बल्कि आपकी बातों को समझ भी सकती है। बहेलिया की बात सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस अद्वितीय सोनचिड़ैया को खरीद लूं। जब मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जाऊंगा तो मेरी पत्नी सोनचिड़ैया से बातें करके अपना अकेलापन दूर कर सकेगी। इस विचार से व्यापारी उत्साहित हो गया। उसने बहेलिये से कहा, ठीक है, मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर इस अद्भुत और बोलने वाली सोनचिड़ैया को खरीदने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार व्यापारी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस सोनचिड़ैया को खरीद लिया। सोनचिड़ैया को सौंपते हुए बहेलिये ने कहा, सेठ जी, मैं आपको इस नायाब सोनचिड़ैया के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। यह सोनचिड़ैया अत्यंत बहुमूल्य है, लेकिन इसे बहुत देखभाल और सावधानी की आवश्यकता होती है। इसे आप पिंजरे में अवश्य रखें, लेकिन दिन में कुछ समय के लिए इसे पिंजरे से बाहर भी छोड़ना जरूरी है। व्यापारी ने जिज्ञासावश पूछा, ऐसा क्यों? बहेलिये ने समझाते हुए कहा, अगर इसे लंबे समय तक पिंजरे में बंद रखा गया तो यह बहुत बेचैन हो जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। ऐसे में इसे बाहर निकालने का कोई लाभ नहीं दिखता। व्यापारी कुछ सोच में पड़ गया और बोला, लेकिन यदि यह उड़ गई तो? बहेलिये ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, सेठ जी, आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करें। यह सोनचिड़ैया थोड़ी देर बाहर ताजी हवा का आनंद लेने के बाद स्वयं ही वापस पिंजरे में लौट आएगी। लेकिन यदि आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो यह परेशान हो जाएगी और धीरे धीरे अस्वस्थ हो सकती है, यहां तक कि यह मर भी सकती है। व्यापारी ने बहेलिये की सलाह मानते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा और मैं इसे समय समय पर बाहर निकालने का प्रयास करूंगा। शाम को जब व्यापारी अपनी दुकान का कार्य समाप्त कर घर पहुंचा तो उसने उस सोनचिड़ैया को अपनी पत्नी सरस्वती के सामने प्रस्तुत किया। सोनचिड़ैया दिखाते हुए उसने कहा, देखो अन्नपूर्णा,
मैं तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार लेकर आया हूँ। सरस्वती ने आश्चर्य से पूछा, भला मैं इस सोना चिरैया का क्या करूंगी? यह तो केवल एक पक्षी है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए समझाया, नहीं अन्नपूर्णा, यह कोई साधारण सोन चिरैया नहीं है। यह एक अत्यंत बुद्धिमान और विशेष सोन चिरैया है जो मनुष्यों की भांति बोल सकती है। जब मैं व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्राओं पर जाऊंगा, तब तुम इस सोन चिरैया से बातें करके अपना मन बहला सकोगी। इससे तुम्हें अकेलेपन का अनुभव भी नहीं होगा। सरस्वती यह सुनकर प्रसन्न हो गई और बोली, यदि यह सच में ऐसा है तो यह सोन चिरैया वास्तव में अद्भुत है। मुझे आपका यह तोहफा बेहद प्रिय लगा। व्यापारी ने फिर उसे चेतावनी देते हुए कहा, अन्नपूर्णा, इस सोन चिरैया की देखभाल का एक विशेष तरीका है। इसे दिन में एक बार कुछ समय के लिए पिंजरे से बाहर निकालना जरूरी है ताकि यह ताजी हवा में उड़ सके। थोड़ी देर बाद यह स्वयं ही पिंजरे में लौट आएगा। यदि ऐसा न किया गया तो यह बेचैन होकर बीमार पड़ सकता है और इसकी जान भी जा सकती है। उसने अपनी पत्नी को यह सब विस्तार से समझा दिया। इसके बाद जब भी व्यापारी व्यापारिक कारणों से कहीं दूर जाता, सरस्वती उस सोन चिरैया से बातें करके अपना मन बहलाती। वह नियमित रूप से दिन में एक बार सोन चिरैया को पिंजरे से बाहर निकालती और सोन चिरैया कुछ समय तक घर के आसपास उड़ने के बाद स्वयं ही पिंजरे में लौट आता। अब सरस्वती को अकेलापन महसूस नहीं होता था और वह सोन चिरैया के साथ समय बिताने लगी। कुछ समय इसी तरह बीता। एक बार व्यापारी को फिर से अपने व्यापारिक काम के लिए किसी अन्य देश की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जैसे ही एक व्यक्ति उस पेड़ के पास से गुजरा, उसने सोन चिरैया की बातें सुनी और हैरानी से वहीं रुक गया। वह जिज्ञासा पूर्वक पेड़ की ओर देखने लगा जहां वह सोन चिरैया बैठा हुआ था। उस व्यक्ति ने जब सोन चिरैया को पकड़ने का प्रयास किया तो वह उड़कर कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया और वहीं बातें फिर से जोर जोर से बोलने लगा। व्यापारी की पत्नी विश्वासघाती है, ये अन्य पुरुषों को अपने घर बुलाती है। सोन चिरैया की इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति भयभीत हो गया और सोचने लगा कि ये कैसा विचित्र पक्षी है जो इस घर की महिला के निजी रहस्य सबके सामने उजागर कर रहा है। वह व्यक्ति वहीं खड़ा सोच रहा था कि इतने में कुछ और लोग वहां इकट्ठा हो गए। उनमें से एक व्यक्ति बोला, मैं पहली बार इस इलाके में आया हूं और किसी के घर में झांकने की कोशिश भी नहीं कर रहा, लेकिन यह कैसा पक्षी है जो जोर जोर से अपनी मालकिन के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहा है। जो बातें यह कह रहा है मैं उन्हें आप सबके सामने दोहरा भी नहीं सकता। वहां खड़े लोगों में से एक ने कहा, यह घर व्यापारी मुरारी का है। वह हमारे नगर का एक बहुत ही ईमानदार और भला व्यक्ति है। आज तक उसने किसी के साथ कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया। वह अपनी पत्नी सरस्वती के साथ यहीं रहता है। जैसे जैसे लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे, सोन चिरैया ने फिर से बोलना शुरू कर दिया, व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, यह कुलट्टा है और गैर मर्दों को अपने घर बुलाती है। यह बातें सुनकर वहां खड़े लोग भी दंग रह गए। वे कहने लगे, अरे यह सोन चिरैया कितना मासूम दिखता है, लेकिन जो कुछ भी कह रहा है वह शायद सच ही है। यह वही दोहराता है जो देखता और सुनता है। निश्चित ही व्यापारी की पत्नी ने कुछ अनुचित कार्य किया होगा, तभी यह सोन चिरैया बार बार ऐसी बातें कह रहा है। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे मोहल्ले और बस्ती में फैल गई। हर कोई कहने लगा कि व्यापारी की पत्नी विश्वासघाती और चरित्रहीन है। इसका असर यह हुआ कि बस्ती के लोग अब उस घर से दूरी बनाने लगे। यहाँ तक कि पुरुषों ने अपनी पत्नियों को सरस्वती के घर जाने से मना कर दिया। दूसरी ओर व्यापारी की पत्नी इस स्थिति से अत्यधिक व्यथित हो गई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों बस्ती के लोग, खासकर महिलाएं, उसके घर आना जाना बंद कर चुकी थीं। हर सुबह वही सोन चिरैया व्यापारी के घर के बाहर वाले पेड़ पर बैठ जाता और जोर जोर से वही बातें दोहराता। व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, यह कहने के बाद सोन चिरैया फिर गायब हो जाता। किसी को यह नहीं पता था कि वह सोन चिरैया आखिर कहाँ चला जाता है। इस बीच पूरे नगर में यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि व्यापारी की पत्नी का आचरण ठीक नहीं है और इसीलिए उसका पति उसे छोड़ के चला गया है। वास्तव में व्यापारी इस बार अपने व्यापार के सिलसिले में बहुत लंबी यात्रा पर गया हुआ था। उसे गए हुए 1 वर्ष हो चुका था। आखिरकार व्यापारी जगदीश अपने नगर लौट रहा था। 1 वर्ष बाद वो अपने घर वापस आ रहा था, लेकिन उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी और उसके घर की प्रतिष्ठा पर इतनी बड़ी चोट आ चुकी है। प्रिय दर्शकों, जब व्यापारी नगर में पहुंचा तो लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया और उससे मिलने के लिए उसके पास आने लगे। कई लोगों ने उसे ताना देते हुए कहा, कहाँ थे तुम इतने दिनों तक? तुम्हें अपने घर और अपनी जिम्मेदारियों का कुछ भी ध्यान है या नहीं?
क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे क्या कुछ हो रहा है? कुछ ने तो यह भी कह दिया, अगर तुम्हें इतनी लंबी यात्रा पर जाना ही था तो अपनी पत्नी को साथ ले जाते, कम से कम वह अकेली तो नहीं रहती। व्यापारी इन तानों और बातों को सुनकर भीतर ही भीतर परेशान हो गया, लेकिन उसने खुद को शांत बनाए रखा और किसी को कुछ नहीं कहा। वह अपने परिवार के लिए ढेर सारा सामान खरीद कर लाया था। जब वह अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने ऐसा कुछ देखा कि कुछ ही देर में घर से उसके चिल्लाने और गुस्से से भरी आवाजें आने लगी। वह अपनी पत्नी पर बरसते हुए कह रहा था, तूने यह क्या किया सरस्वती? मैंने तुम्हें हमेशा एक नेक दिल, समझदार और शालीन स्त्री समझा था, लेकिन तुमने मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। मैं तुम्हें इतना विश्वसनीय मानता था, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया कि तुम विश्वास के योग्य नहीं हो। उसकी चीखें और क्रोध से भरे शब्द सुनकर पड़ोस के लोग भी वहां जमा हो गए। उसी समय घर के बाहर बैठा सोना चिरैया जोर जोर से वही बातें चिल्लाने लगा, व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है। इन शब्दों ने माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। अब व्यापारी ने ठान लिया था कि वह इस मामले को सरपंच के सामने ले जाएगा। जब भी गांव के लोगों को कोई समस्या होती, वे सरपंच के पास जाते और वो हमेशा अपनी सूझबूझ से हर समस्या का समाधान निकाल देता। गांव के लोग सरपंच का बहुत आदर करते थे और उनकी हर बात को मानते थे। व्यापारी उसी समय सरपंच के घर पहुंचा। उसकी परेशानी उसके चेहरे से स्पष्ट झलक रही थी। साथ में उसका सोन चिरैया भी मौजूद था। वहां पहले से ही 2-3 लोग बैठे थे। जब उन्होंने सोन चिरैया को देखा तो उसे पहचान लिया और कहने लगे, यह तो वही सोन चिरैया है जिसने अपनी मालकिन के बारे में पूरे नगर में बातें फैलाई और उसकी बदनामी कर दी। उनकी बातें सुनकर सरपंच गंभीर हो गए और बोले, आप लोग सोच समझ कर बोले, बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर आरोप लगाना सरासर गलत है। यह सुनकर वहां खड़े लोग थोड़े शांत हो गए। एक व्यक्ति सफाई देते हुए बोला, सरपंच जी, हमने केवल वही कहा है जो हमने सुना है। सरपंच बोले, आप लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके किसी के चरित्र पर आरोप नहीं लगा सकते। इस तरह की अफवाहें फैलती हैं और यह सब आप जैसे लोगों की वजह से होता है। तभी वह सोने चिरैया सरपंच की ओर देखकर बोला, सरपंच जी, आपको मेरा प्रणाम। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह बात सोन चिरैया ने बार बार दोहराई। सरपंच हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सोन चिरैया उड़कर उनके हाथ पर जा बैठा। वह बार बार अपनी चोंच से सरपंच का हाथ चूमने लगा। सरपंच उसकी इस हरकत से और भी चकित हो गए। सोन चिरैया की यह अनोखी हरकत देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। प्रिय दर्शकों, सरपंच यह सब देखकर मुस्कुराने लगे। उनके सामने ऐसा सोन चिरैया था जो इतनी स्पष्टता और सहजता से मनुष्यों की भाषा बोल सकता था। यह उनके लिए अत्यंत विलक्षण दृश्य था। सरपंच ने अपने जीवन में ऐसा अद्वितीय पक्षी पहले कभी नहीं देखा था। सोन चिरैया की बातों और उसकी हरकतों से सरपंच इतने प्रभावित हुए कि कुछ देर के लिए असली मुद्दा भूल ही गए। तभी उनकी नजर व्यापारी पर पड़ी, जो चिंतित और उदास दिख रहा था। सरपंच ने उसकी ओर देखकर पूछा, सेठ जी, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? और हाँ, ये सोना चिरैया तो वास्तव में अद्भुत है। अगर मैं इसे आपसे खरीदना चाहूँ तो आप इसके लिए कितनी कीमत मांगेंगे? सरपंच की बात सुनकर व्यापारी गंभीर स्वर में कहने लगा, सरपंच जी, यह सोन चिरैया मेरे द्वारा पाला गया है। मैंने इसे एक बहेलिये से खरीदा था। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जब भी मैं व्यापार के काम से बाहर जाऊं तो यह मेरी पत्नी के साथ बातें करके उसका अकेलापन दूर करे। लेकिन आज मैं आपके पास एक बहुत गंभीर समस्या लेकर आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसका समाधान अवश्य करेंगे। सरपंच और वहां खड़े अन्य सभी लोग व्यापारी की ओर देखने लगे। उसकी हालत देखकर यह स्पष्ट था कि वह भीतर से बेहद व्यथित और टूट चुका था। सरपंच ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, सेठ जी, बताइए, ऐसा क्या हुआ है जो आपको यहां तक लाया है? अपनी समस्या विस्तार से बताइए। व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, सरपंच जी, मैं एक व्यापारी हूं और अक्सर व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगरों और देशों की यात्रा करता हूं। मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी अकेली पड़ जाती थी, इसलिए मैंने उसका मन लगाने के लिए ये सोन चिरैया खरीदा। ये वही सोन चिरैया है जो आपके सामने बैठा बातें कर रहा है। लेकिन इस बार मेरी यात्रा कुछ अधिक लंबी हो गई। मुझे इस बार लौटने में 1 वर्ष का समय लग गया। थोड़ी देर रुककर व्यापारी ने आगे कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरी शक्ल सूरत भी साधारण है, लेकिन मेरी शादी जिस स्त्री से हुई वो अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार अपनी पत्नी को देखा था तो मैं चकित और घबराया हुआ था।
मेरे मन में सवाल उठने लगे कि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति की शादी इतनी सुंदर स्त्री से कैसे हो गई। यह प्रश्न बार बार मेरे मन को विचलित करता रहा। मैंने अपनी यह चिंता अपने रिश्तेदारों से साझा की तो उन्होंने मुझे समझाया कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरी शादी इतनी रूपवती स्त्री से हुई है। हालांकि जब भी मैं खुद को आईने में देखता मुझे यही लगता कि मैं एक साधारण आदमी हूं, जबकि मेरी पत्नी किसी अप्सरा जैसी लगती है। मैं यह समझ नहीं पाया कि उसके परिवार ने उसकी शादी मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से क्यों कर दी। व्यापारी की बातों से उसकी आत्मग्लानि और असुरक्षा साफ झलक रही थी। वहां खड़े सभी लोग उसकी कहानी सुनकर गंभीर हो गए। सरपंच उसकी बातों को ध्यान और सहानुभूति से सुन रहे थे। व्यापारी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें इतनी सुंदर और गुणवान पत्नी मिली है तो उसकी कद्र करो। तुम्हारी अपनी खूबियां भी कम नहीं है। तुम अच्छा कमाते हो, अपने परिवार की देखभाल करते हो और यही कारण है कि लड़की वालों ने तुम्हें चुना है। उन्होंने मुझसे कहा कि शक्ल सूरत से अधिक महत्वपूर्ण इंसान का स्वभाव और उसका चरित्र होता है। उनकी बातों से मुझे कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक अनजाना डर बना रहा। वह बार बार यही दोहराता रहा, मालिक, आपकी पत्नी विश्वासघाती है। वह पराये पुरुषों को इस घर में बुलाती है। उसकी आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगीं और मेरे शक को और गहरा कर गईं। मेरी पत्नी, जो मेरे लौटने पर खुश होने के बजाय बेचैन और घबराई हुई दिख रही थी, मुझसे कहने लगी, आप अचानक आ जाएंगे। मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। अगर आप मुझे पहले से पत्र लिख देते तो मैं आपके स्वागत की कुछ तैयारी कर लेती। लेकिन उसकी इन बातों ने मुझे और अधिक क्रोधित कर दिया। जब वह मेरे पास आने लगी तो मैंने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। व्यापारी ने अपने क्रोध और पीड़ा को प्रकट करते हुए कहा, मैंने उससे पूछा, यह सब क्या है? इस क्षण मेरे भीतर का शक अब यकीन में बदल चुका था कि मेरी गैर मौजूदगी में वह अपने प्रेमी को घर बुलाती रही है। यह कहते कहते व्यापारी का गला भर आया और उसने अपना सिर झुका लिया। यह सब सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान और निशब्द रह गए। उनके चेहरों पर गहरी चिंता और अविश्वास की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। व्यापारी का वफादार सोनचिरैया कभी सरपंच को देखता तो कभी अपने मालिक को। सरपंच ने सोनचिरैया की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा मालिक जो कह रहा है, क्या वह सच है? तुमने कमरे में क्या देखा? सच सच बताओ। सोनचिरैया ने इंसानों की भाषा में बोलते हुए कहा, सरपंच जी, मैं अपने मालिक का अत्यधिक वफादार हूँ। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन उनके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। मैंने वही देखा और सुना है जो अब तक बताया गया है। सोनचिरैया की स्पष्ट और ठोस बातों ने सरपंच और वहां खड़े सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। सरपंच हैरानी से सोचने लगे, आखिर यह सोनचिरैया इतनी साफ और स्पष्ट भाषा में कैसे बोल सकता है? उन्होंने कहा, सोनचिरैया तो वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, या फिर यह किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव हो सकता है। इसी कारण वह इतनी अजीब बातें कर रहा है, क्योंकि कोई भी पक्षी इतनी सटीक भाषा में बात नहीं कर सकता। सोनचिरैया अपनी बात बार बार दोहराने लगा और सरपंच को वही सब बताने लगा जो अब तक वह व्यापारी से कह चुका था। सरपंच उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए गहरी सोच में डूब गए। अब मामला और भी उलझा हुआ लगने लगा। उन्होंने व्यापारी से पूछा, अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर इतना ही शक था तो तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? खैर, अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इस पूरे मामले की गहराई से जांच की आवश्यकता है। हमें यह देखना होगा कि तुम्हारी पत्नी ने वास्तव में तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है या नहीं। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस समस्या का समाधान करें। अगर आप इस उलझन को सुलझा देंगे तो मैं अपना यह सोनचिरैया आपको भेंट में दे दूंगा। यह मेरा वादा है। सरपंच मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, अब यह सोनचिरैया तुम्हारे घर पर नहीं रहेगा। तुम जाओ और अपनी पत्नी के साथ रहो, लेकिन याद रखना, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। सच्चाई बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगी। व्यापारी सरपंच की बात सुनकर थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन उसने उनकी बात मानने का निश्चय किया। व्यापारी ने कहा, ठीक है सरपंच जी, मैं आपकी हर बात का पालन करूंगा। इतना सुनते ही तोड़ा, जो अब तक चुपचाप व्यापारी के कंधे पर बैठा था, अचानक उड़ने की कोशिश करने लगा। तभी सरपंच ने सतर्कता दिखाई और झपटकर तोड़े को पकड़ लिया। पास में रखा एक पिंजरा जो पहले से तैयार था, उसमें तोड़े को बंद कर दिया। पिंजरे में बंद होते ही तोड़ा जोर जोर से चिल्लाने और फड़फड़ाने लगा। वह चिल्ला रहा था, मुझे मेरे मालिक के साथ जाने दो। मालिक, मुझे यहां मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो।
लेकिन व्यापारी, जो अब सरपंच की बात मानकर जाने के लिए तैयार था, धीरे धीरे वहां से चला गया। सरपंच ने मन ही मन अपनी योजना स्पष्ट कर ली। उन्होंने सोचा, आज रात मैं खुद व्यापारी के घर जाऊंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। यह सोन चिरैया सच बोल रहा है या केवल आधा सच और आधा झूठ, यह जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन तभी सरपंच ने देखा कि सोन चिरैया पिंजरे में जोर जोर से शोर मचाए जा रहा था। सरपंच ने अपनी पत्नी को पिंजरा सौंपते हुए कहा, यह सोन चिरैया बहुत चतुर और शातिर है। इसे ध्यान से रखना, इसे संभाल कर रखना और ध्यान देना कि यह पिंजरे से बाहर न निकल सके। खास तौर पर यह सुनिश्चित करना कि इसे इस बात का जरा भी अंदाजा न लगे कि हमारे घर से व्यापारी के घर का रास्ता कौन सा है। मुझे शंका है कि यह उड़कर वहां भाग सकता है, सरपंच ने गंभीर स्वर में कहा। फिर उन्होंने अपना भेष बदला ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और व्यापारी के घर की ओर निकल पड़े। क्योंकि व्यापारी ने पहले ही अपना घर बता दिया था, इसलिए रास्ता ढूंढने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। घर के करीब पहुंचकर सरपंच ने सतर्कता से उस घर का मुआयना किया। यह एक शानदार और भव्य भवन था, जिसकी बनावट और साज सज्जा यह स्पष्ट कर रही थी कि व्यापारी ने अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा इस पर खर्च किया होगा। सरपंच ने घर के चारों ओर एक चक्कर लगाया और महसूस किया कि अंदर प्रवेश करने का सबसे सुरक्षित तरीका चुनना होगा। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने यह तय किया कि घर की दीवार फांदकर भीतर जाना ही सबसे बेहतर होगा। अब अपनी योजना को अमल में लाने के लिए सरपंच पूरी तरह तैयार थे। प्रिय दर्शकों, हालांकि सरपंच भली भांति जानते थे कि किसी के घर की दीवार फांदकर अंदर जाना और पति पत्नी के निजी वार्तालाप को सुनना नैतिक और कानूनी रूप से गलत है, लेकिन वे केवल व्यापारी और उसके सोन चिरैया की बातों पर विश्वास करके कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने ठान लिया कि वे खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। दीवार फांदकर जब वे घर के भीतर दाखिल हुए तो चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो घर में कोई भी उपस्थित न हो। लेकिन तभी उन्हें कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें व्यापारी और उसकी पत्नी की थीं, जो आपस में गंभीर चर्चा कर रहे थे। सरपंच उन दोनों की बातचीत सुनने के लिए धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचे। उस कमरे में एक खिड़की थी, जिससे अंदर की गतिविधियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। कुछ समय तक वहां खड़े रहने के बाद सरपंच को लगा कि ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि किसी को यह संदेह हो सकता था कि घर में कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद है। इसलिए वे उतनी ही सतर्कता से वापस दीवार फांदकर लौट आए। अगली सुबह सरपंच अपने आंगन में बैठे हुए थे जब व्यापारी वहां पहुंचा। व्यापारी ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, जैसा आपने कहा था, मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। मैंने व्यापारी ने उसकी ओर देखा और सरपंच से पूछा, सरपंच जी, यह सज्जन कौन है? सरपंच ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह पक्षियों के विषय में गहन ज्ञान रखने वाले एक बड़े विद्वान हैं। वे पक्षियों की भाषा को समझने में माहिर हैं और मैंने इन्हें इसलिए बुलाया है ताकि इस मामले की सच्चाई सामने आ सके। व्यापारी ने थोड़ी उलझन में पूछा, लेकिन इससे यह कैसे पता चलेगा कि मेरी पत्नी का प्रेमी कौन है और क्या वह सचमुच मुझे धोखा दे रही है? उसी समय सरपंच की पत्नी वहां आई। उल्टा है और घर में पराये मर्दों को बुलाती है। सोना चिरैया की इन बातों को सुनकर व्यापारी का गुस्सा फिर भड़क उठा। वह सरपंच से कहने लगा, सरपंच जी, मेरा तो मन करता है कि मैं अपनी पत्नी को खत्म कर दूं। ये कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगा। सरपंच ने उसे शांत करने की कोशिश की और संयम भरे स्वर में समझाया, जल्दबाजी में कोई फैसला लेना सही नहीं होगा। इस दौरान सरपंच के दिमाग में व्यापारी और उसकी पत्नी की रात की बातचीत की स्मृतियां तैरने लगी। वह दृश्य उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। जब रात में व्यापारी की पत्नी बेहद घबराई हुई एक कोने में बैठी थी और अपने पति से कह रही थी, मैंने तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं की, कृपया मुझे सजा मत देना। प्रिय दर्शकों, उस समय व्यापारी ने अपनी पत्नी से बहुत ही शांत और नरम लहजे में बात की थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी संदेह की झलक साफ दिखाई दे रही थी। सरपंच, जो अब अपने घर लौट आए थे, व्यापारी की पत्नी के व्यवहार और चरित्र को लेकर गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके मन में कई सवाल उठने लगे थे, जिनका जवाब जल्द ही खोजना जरूरी था। सरपंच को चिंता थी कि कहीं व्यापारी अपने क्रोध और हताशा में मानसिक संतुलन न खो बैठे। दूसरी ओर वह वृद्ध विद्वान, जो पक्षियों के बारे में विशेष ज्ञान रखता था, बड़ी देर से उस सोन चिरैया से बातचीत कर रहा था। वह हर बात को अत्यंत ध्यान और गंभीरता से सुन रहा था। जब भी सोन चिरैया कुछ कहता, वह वृद्ध व्यक्ति सरपंच की ओर देखता और फिर गहन सोच में पड़ जाता। कुछ देर बाद विद्वान ने सरपंच को अलग कमरे में बुलाया और कहा कि वह सोन चिरैया के व्यवहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता है।
सरपंच ने यह सुनकर कहा, आप इस सोनचिरैया को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाए और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे इसकी सच्चाई बताए। कुछ भी पा रहा और कहा, ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। यह कहकर वह सोनचिरैया को लेकर चला गया। इसके बाद सरपंच ने अपनी पत्नी से कहा, तुम व्यापारी की पत्नी को बुलाकर लाओ, हमें उससे बात करनी होगी। कुछ समय बाद सरपंच की पत्नी वापस आई और कहा, व्यापारी की पत्नी यहाँ आने से मना कर रही है। उसका कहना है कि वह अपने पति की अनुमति के बिना घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर सरपंच जी को कुछ बात करनी है तो वे स्वयं मेरे पास आई। जब उन्होंने दोबारा दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? मेरे पति घर पर नहीं हैं, आप यहाँ से चले जाएं। सरपंच ये सुनकर सोचने लगे कि यह स्त्री बहुत ईमानदार और मर्यादित प्रतीत होती है। उन्होंने अपनी असली पहचान बताई। तब जाकर उसने दरवाजा खोला। सरपंच ने अंदर जाकर कहा, देखो बहन, अगर तुम मुझसे सब कुछ सच सच बताओगी तभी मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच इस मामले का सही निर्णय कर पाऊंगा। यह सुनकर वह स्त्री घबरा गई और कांपती हुई आवाज में बोली, सरपंच जी, वह सोनचिरैया केवल एक साधारण पक्षी है। वह कुछ भी कह सकता है। उसकी बातों पर भरोसा कर मुझ पर शक मत कीजिए। आप मुझ पर इतने गंभीर आरोप मत लगाइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। सरपंच ने उसे शांत करते हुए कहा, यह समय ऐसी बातें करने का नहीं है। मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारा विवाह से पहले किसी और के साथ कोई रिश्ता था? या क्या तुम्हारे पति की गैर मौजूदगी में तुमने अपने घर में किसी और को बुलाया था? उन्होंने जोड़ा, वह सोनचिरैया मासूम है, वह झूठ नहीं बोल सकता। उसने जो देखा वही कहा है। यह सुनकर व्यापारी की पत्नी और अधिक घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह गिड़गिड़ाती हुई बोली, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर इतने घिनौने आरोप मत लगाइए। मेरे पति पहले से ही मुझसे नाराज हैं। सरपंच ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा पति मेरे पास भी आया था। उसने कहा कि वह गुस्से में आकर तुम्हें खत्म कर देना चाहता है। मैंने ही उसे शांत किया और समझाया। अब तुम मुझसे सच छिपा रही हो तो तुम्हारे लिए यह और भी बुरा साबित हो सकता है। सरपंच सोचने लगे कि शायद वह स्त्री निर्दोष है या फिर उसने व्यापारी के साथ किसी मजबूरी में विवाह किया था और अब अपने पति से दूर रहने के कारण अपने प्रेमी को घर बुला लिया हो। इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगे की योजना बनाई। जब सरपंच अपने घर पहुंचे तो उन्होंने सारी घटनाएं और अपने विचार अपनी पत्नी के साथ साझा किए। उनकी पत्नी ने कई तरह की सलाह दी, लेकिन सच अभी स्पष्ट नहीं था। यह अनसुलझा रहस्य सभी को बेचैन कर रहा था। इस दौरान व्यापारी बार बार कह रहा था, मैं इस धोखेबाज औरत के साथ अब और नहीं रह सकता। उसके धोखे का गवाह एक पक्षी है। व्यापारी का गुस्सा और उसकी परेशानियां दिन दिन बढ़ती जा रही थी। एक सप्ताह बाद सरपंच ने उस वृद्ध विद्वान को बुलाया जो पक्षियों के बारे में गहरी जानकारी रखता था। जब वह विद्वान सोनचिरैया को लेकर सरपंच के पास पहुंचा तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। ये बार सोनचिरैया के पिंजरे पर एक कपड़ा ढंका हुआ था ताकि कोई बाहर का व्यक्ति उसे देख न सके। इस पूरे मामले को देखने के लिए कई लोग वहां जमा हो गए थे। जैसे ही उस कपड़े को हटाया गया, सोनचिरैया तुरंत व्यापारी की पत्नी को देखकर बोल पड़ा, यह मेरी पत्नी है और हमारी शादी हो चुकी है। अगर तू इसे मेरे पास नहीं लौट आएगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक सोनचिरैया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। व्यापारी पूरी तरह से क्रोध में था। वह उग्र स्वर में चिल्लाते हुए बोला, यह सब बकवास है। तुम एक पक्षी हो और मेरी पत्नी एक इंसान। यह कैसे संभव है? व्यापारी अब सरपंच को घूरते हुए कहने लगा, सरपंच जी, मैं आपके घर के चक्कर काट काट कर थक गया हूं, लेकिन आपने अभी तक मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। व्यापारी का गुस्सा अब अपने चरम पर था। सरपंच ने शांत स्वर में व्यापारी से पूछा, ठीक है, पहले यह बताओ कि क्या तुम्हारे आसपास के लोग भी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं? यह सुनकर मोहल्ले के लोग बोल पड़े, सरपंच जी, कुछ समय पहले हमारे मोहल्ले में एक अजीबोगरीब चोर आ गया था। जब हम रात में सोते थे तो वह हमारी कोई न कोई चीज चुरा ले जाता था। हम सभी परेशान थे क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चोर कौन है जो इतनी चालाकी से हमारी चीजें चुराने में सफल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, हमने अपने घरों की सुरक्षा के लिए चौकीदार भी रखे थे, लेकिन वह चोर इतनी चुपके और चालाकी से घरों में घुसता था कि हमें कभी उसकी भनक तक नहीं लगी। वह हमारी कीमती चीजें चुरा कर ले जाता था, जैसे सोने की अंगूठियां, गहने और अन्य मूल्यवान वस्तुएं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह के समय चौपाल पर एक पोटली रखी मिली। जब हमने उसे खोला तो उसमें वह सारी चीजें थीं जो चोरी हुई थीं।
सरस्वती का चेहरा भय और घबराहट से कांपने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं, जैसे वह किसी गहरे डर का सामना कर रही हो। सरपंच ने उसकी हालत देखी और धीरे से पूछा, सरस्वती, मोहल्ले के लोग सच कह रहे हैं, क्या यह सही है? सरस्वती रोने लगी और सोनचिरैया की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, जब मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे तो यह सोनचिरैया मेरे पास छोड़ गए थे। उस समय मैं बेहद अकेली और डरी हुई थी। सोच रही थी कि इतने लंबे समय तक अकेले कैसे रहूंगी। धीरे धीरे इस सोनचिरैया से मेरी बातचीत शुरू हुई और मुझे यह अपना सच्चा साथी लगने लगा। मैं इसे हर दिन पिंजरे से बाहर निकाल देती थी ताकि यह थोड़ा आज़ादी महसूस कर सके। शुरू में तो यह थोड़ी देर में वापस आ जाता था, लेकिन बाद में यह पूरे दिन गायब रहने लगा और केवल शाम को लौटता था। मुझे यह समझ नहीं आता था कि ये कहाँ जाता था, और मैं तोते की इन हरकतों को देखकर डर गई और समझ नहीं पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे इसकी हरकतों पर नजर रखनी चाहिए। इसके बाद मैंने देखा कि ये अक्सर अपने साथ कुछ न कुछ कीमती वस्तुएं लेकर आता था, कभी अंगूठी, कभी चेन, तो कभी चांदी के सिक्के। मैं इसकी इन हरकतों से और भी घबरा गई और मैंने इसे पिंजरे से बाहर नहीं निकाला। मैंने इसे डांटा और खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, लेकिन शायद पिंजरा ठीक से बंद नहीं हुआ था। ये चुपके से बाहर निकल आया और घर के बाहर लगे एक पेड़ पर बैठकर मुझ पर अजीब अजीब बातें कहने लगा। मैं और भी घबरा गई। फिर मैंने इसकी छुपाई हुई सारी चीजें एक पोटली में बांध दी और सरपंच के पास जाने का फैसला किया। जब मैंने ये बात सबको बताई तो वहां खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। व्यापारी अभी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि सच्चाई क्या है। सरपंच ने गंभीरता से सब कुछ सुना और अब इस मामले को सुलझाने के लिए अंतिम निर्णय लेने का मन बना लिया। इसी बीच सोनाचिरैया बौखलाकर पिंजरे में इधर उधर फड़फड़ाने लगी। वह इतनी जोर से फड़फड़ा रही थी कि उसके पंखों से पिंजरे का कपड़ा कई जगह से फट गया। मेरी हालत देखकर जब मेरे पति घर लौटे तो वह मुझे देखकर चौंक गए और समझ नहीं पाए कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। लेकिन इस पूरी घटना की असली वजह वही सोनाचिरैया थी। तभी वह वृद्ध व्यक्ति, जो पक्षियों का विशेषज्ञ था, बोल पड़ा। उसने कहा, यह सोनाचिरैया बहुत ही चालाक और शातिर है। मैंने इसे पूरे 1 सप्ताह तक अपने घर में रखा, इससे बातें की और इसे बोलना भी सिखाया। यह वही करता था जो चोर इसे करने के लिए कहते थे। वृद्ध ने आगे कहा, चोर अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए सोनचिरैया का इस्तेमाल करते थे। जब भी उन्हें किसी अमीर मोहल्ले में चोरी करनी होती तो वे सोनचिरैया को किसी ऐसे व्यक्ति के पास बेच देते थे जिसके पास अच्छा घर हो। जिस बहेलिये ने इसे व्यापारी के पास बेचा था वह भी उन्हीं चोरों के गिरोह का सदस्य था। उसने व्यापारी को यह सलाह दी थी कि सोनचिरैया को दिन में बार बार पिंजरे से बाहर निकालना चाहिए ताकि यह ताजी हवा में सांस ले सके और स्वस्थ रहे। लेकिन असल में यह चोरों की चाल थी। सभी लोग अब समझ चुके थे कि असली अपराधी कौन था। सरपंच ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए कहा, इस मामले की पूरी जांच होगी और चोरों को सजा दी जाएगी। सोनचिरैया को अब आजाद कर दिया जाएगा ताकि इसे फिर से किसी गलत काम में इस्तेमाल न किया जा सके। व्यापारी और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली और सोनाचिरैया को खुला आसमान मिल गया। लेकिन असल में जब ये सोनाचिरैया पिंजरे से बाहर निकलता था तो मोहल्ले में घूमकर यह जानकारी जुटाता था कि किसके पास कौन सी कीमती चीजें हैं और कौन सबसे धनी व्यक्ति है। फिर वह ये सारी जानकारी अपने चोर साथियों को दे आता था। शाम होते ही सोनाचिरैया अपनी जासूसी पूरी करके वापस पिंजरे में लौट आता था। जैसे ही रात होती, चोर, जो पहले से ही सोनाचिरैया की दी हुई जानकारी का इंतजार कर रहे होते, आसानी से घरों में घुसकर चोरी करने लगते। जिन सामानों को वे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे वे उस सोनचिरैया को सौंप देते थे। यह सोनचिरैया उन चुराई हुई चीजों को व्यापारी के बगीचे में छुपा देता था ताकि किसी को इस बात का पता न चले। व्यापारी की पत्नी अन्नपूर्णा ये सब देख चुकी थी और समझ गई थी कि यह सोनचिरैया कैसे अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी कर रहा था। सरस्वती ने महसूस किया कि इस सोनचिरैया को जिंदा रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। उसे एहसास हुआ कि अगर ये सोनचिरैया जीवित रहा तो ये अपने चोर साथियों के साथ मिलकर इसी तरह चोरियां करवाता रहेगा। यह न केवल उनके जीवन में अशांति लाएगा बल्कि सरस्वती जैसी नेक और ईमानदार महिला की जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा। अब सरस्वती को यह लगने लगा कि इस सोनचिरैया को जीवित रखने का कोई लाभ नहीं है और इसकी मृत्यु ही सबसे उचित समाधान हो सकती है। इसी विचार के साथ उसने यह सुझाव दिया कि इस सोनचिरैया को मार दिया जाना चाहिए। जब व्यापारी ने यह सुना तो उसने तुरंत झपटकर उस सोनचिरैया को अपनी पकड़ में ले लिया।
बिना समय गनवाए उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। वह सोनचिरैया वहीं तड़प तड़प कर मर गया। ये देखकर सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए व्यापारी से कहा कि अब वो अपनी गलती को समझे। इसके बाद व्यापारी ने सरस्वती से दिल से माफी मांगी और उसे अपने साथ घर वापस ले गया। कपड़े कई जगह से फट गए थे। मेरी हालत देखकर जब मेरे पति घर लौटे तो वह मुझे देखकर चौंक गए और समझ नहीं पाए कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। लेकिन इस पूरी घटना की असली वजह वही सोनचिरैया था। तभी वह वृद्ध व्यक्ति जो पक्षियों का विशेषज्ञ था बोल पड़ा। उसने कहा, यह सोनचिरैया बहुत ही चालाक और शातिर है। मैंने इसे पूरे 1 सप्ताह तक अपने घर में रखा, इससे बातें की और इसे बोलना भी सिखाया। यह वही करता था जो चोर इसे करने के लिए कहते थे। वृद्ध ने आगे कहा, चोर अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए इस सोनचिरैया का इस्तेमाल करते थे। जब भी उन्हें किसी अमीर मोहल्ले में चोरी करनी होती तो वे इस सोनचिरैया को किसी ऐसे व्यक्ति के पास बेच देते थे जिसके पास अच्छा घर हो। जिस बहेलिये ने इसे व्यापारी के पास बेचा था वह भी उन्हीं चोरों के गिरोह का सदस्य था। उसने व्यापारी को यह सलाह दी थी कि सोनचिरैया को दिन में बार बार पिंजरे से बाहर निकालना चाहिए ताकि यह ताजी हवा में सांस ले सके और स्वस्थ रहे। लेकिन असल में जब यह सोनचिरैया पिंजरे से बाहर निकलता था तो मोहल्ले में घूमकर ये जानकारी जुटाता था कि किसके पास कौन सी कीमती चीजें हैं और कौन सबसे धनी व्यक्ति है। फिर वह ये सारी जानकारी अपने चोर साथियों को दे आता था। शाम होते ही सोनचिरैया अपनी जासूसी पूरी करके वापस पिंजरे में लौट आता था। जैसे ही रात होती, चोर जो पहले से ही सोनचिरैया की दी हुई जानकारी का इंतजार कर रहे होते, आसानी से घरों में घुसकर चोरी करने लगते। जिन सामानों को वे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, वे उस सोनचिरैया को सौंप देते थे। ये सोनचिरैया उन चुराई हुई चीजों को व्यापारी के बगीचे में छुपा देता था ताकि किसी को इस बात का पता न चले। व्यापारी की पत्नी सरस्वती ये सब देख चुकी थी और समझ गई थी कि ये सोनचिरैया कैसे अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करता था। सरस्वती ने महसूस किया कि इस सोनचिरैया को जिंदा रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। उसे एहसास हुआ कि अगर यह सोनचिरैया जीवित रहा तो यह अपने चोर साथियों के साथ मिलकर इसी तरह चोरियां करवाता रहेगा। यह न केवल उनके जीवन में अशांति लाएगा बल्कि सरस्वती जैसी नेक और ईमानदार महिला की जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा। अब सरस्वती को यह लगने लगा कि इस सोनचिरैया को जीवित रखने का कोई लाभ नहीं है और इसकी मृत्यु ही सबसे उचित समाधान हो सकती है। इसी विचार के साथ उसने यह सुझाव दिया कि इस सोनचिरैया को मार दिया जाना चाहिए। जब व्यापारी ने यह सुना तो उसने तुरंत झपटकर उस सोनचिरैया को अपनी पकड़ में ले लिया। बिना समय गंवाए उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। वह सोनचिरैया वहीं तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए व्यापारी से कहा कि अब वह अपनी गलती को समझे। इसके बाद व्यापारी ने सरस्वती से दिल से माफी मांगी और उसे अपने साथ घर वापस ले गया। हर कहानी में एक सीख होती है। अगर आपको यह सीख पसंद आई तो लाइक करें और अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।